नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। मिशन 2019 को फतह करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह देश भर में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में लगे हैं। खासतौर पर अमित शाह उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पर पार्टी को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। वैसे तो यूपी में बीजेपी की सरकार बने अभी 4 महीने का वक्त हुआ, लेकिन कहते हैं कि देश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और यही वजह है कि यूपी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने संगठन से लेकर सरकार से जुड़े लोगों से मुलाकात की और सरकार के कामों का फीडबैक लिया। खबरें ये भी हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर संकल्प पत्र के वादों को किनारे कर अपनी झोली भरने वाले मंत्रियों की अमित शाह ने क्लास भी लगाई है। हालांकि कुछ मुद्दों पर अमित शाह ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। इस फेरबदल की संभावनाओं के मद्देनजर लॉबिंग किए जाने की खबरें भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमित शाह के लखनऊ दौरे के मायने क्या हैं? योगी के मंत्रियों पर अमित शाह का मंत्र कितना कारगर साबित होगा? यूपी बीजेपी को नए अध्यक्ष का आज भी इंतजार है। ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा? साथ ही मिशन 2019 के मद्देनजर अमित शाह का लखनऊ दौरा कितनी तस्वीर बदल सकता है? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के दौरे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि संगठन में मजबूती आएगी। शाह के दौरे के बाद प्रदेश संगठन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन भगवा गलियारों में चर्चा यह है कि संगठन से लेकर सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बेलगाम मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। माना जा रहा है कि मिशन 2019 तक बीजेपी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। महीनों से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, लेकिन शाह ने अब तक मोहर भी नहीं लगाई है, जो कई सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार के स्तर पर अमित शाह की तरफ से लगातार कवायद की जा रही है। देश भर में बीजेपी के जनाधार को कैसे मजबूत किया जाए, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी को और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है, वहां पर अमित शाह जुटे हुए हैं लगातार पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए। और उत्तर प्रदेश पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2014 में जो नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा भी जाता है कि केंद्र की सत्ता तक का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर ही गुजरता है। इस बात से बीजेपी अनजान नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी पूरा फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। अमित शाह उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर संगठन के लोगों से उन्होंने बातचीत की, सरकार के लोगों से कामों का फीडबैक लिया है। और अमित शाह के इस दौरे के बाद इस बात को लेकर संभावनाओं की बात भी सामने आ रही है कि योगी कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की अगर छुट्टी हो सकती है तो कुछ नए चेहरों को मौका भी दिया जा सकता है। लॉबिंग की खबरें भी हैं कि ऐसे नेताओं ने लॉबिंग भी तेज कर दी है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अमित शाह के दौरे के बाद आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी की तस्वीर कितनी बदलेगी, क्योंकि 325 सीटें देने के बाद प्रचंड बहुमत से जिस तरह से बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई, उसके बाद जनता की अपेक्षाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में योगी सरकार के सामने चुनौती है कि मिशन 2019 को किस तरह से फतह करने में यूपी बीजेपी का योगदान हो सकता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देश भर में जनाधार मजबूत करने में लगे हैं। शाह महीनों से उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पार्टी को और भी मजबूत करने की जरूरत है। वैसे तो यूपी में 4 महीने पहले ही सरकार बनी है, चुनौतियां बहुत हैं, सरकार से जनता को उम्मीदें ज्यादा हैं और शाह के सामने मिशन 2019। इसलिए मैदान में जाने से पहले अमित शाह अस्त्र शस्त्र मजबूत करने में लगे हैं। लखनऊ पहुंचते ही इसका असर भी दिखा। बीजेपी नेताओं में शायद कम दिखा हो, लेकिन विपक्षी नेताओं पर ज्यादा दिखा। 3 दिन की यात्रा में शाह ने संगठन से लेकर सरकार से जुड़े सभी लोगों से मुलाकात की और समीक्षा की। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने भले ही कुछ मुद्दों पर चुप्पी साध ली हो, लेकिन संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पद का नारा देने वाली बीजेपी में 4 महीने से प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन अमित शाह ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली वापस लौटने की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। रूप से संगठनात्मक रिव्यू के लिए बैठक थी, इस प्रकार के फैसलों के लिए बैठक थी। तो मैं तेलंगाना जाकर आया, क्या टूटा? मेरी आप पूरे सवाल सुनो तो आप सुनो ना, मगर मैं ओडिशा जाकर आया, क्या टूटा?
मैं अरे सुनो भाई, हिमाचल जाकर आया, क्या टूटा? जम्मू कश्मीर जाकर, सवाल में जवाब ही तो दे रहा हूँ। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमित शाह ने ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने को छोड़ अपनी थैली भरने की जुगत में लगे मंत्रियों की जमकर क्लास लगाई। बताया ये भी जा रहा है कि जल्दी ही योगी मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। योगी मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। इन संभावनाओं को देखते हुए नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। पार्टी नेता अमित शाह को भले ही चाणक्य मानते हों, लेकिन विपक्षी दल इसे नहीं मानते। इतनी आसानी से एक बार उनके दौरे से कोई बहुत बड़ी ऊर्जा नहीं आने जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि नए तरीके से तोड़ फोड़ जिस तरीके से चल रहा है ये और बढ़ जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जरूर बढ़ जाएगा। एक तरफ वो ऊर्जा देकर के जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ छापा मरवा रहे हैं। तो एक जगह से ऊर्जा लेते हैं, दूसरी जगह पर ऊर्जा देते हैं। लेन देन का काम ही शाह लोग करते हैं और उसी काम को ये करने आए थे और वो काम करके चले गए। विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहें, सच तो ये है कि 325 सीटें जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अब देखना होगा कि बेलगाम हो रहे मंत्रियों और नेताओं पर शाह के मंच के बाद लगाम लगेगी क्या? क्या 2019 में फिर अमित शाह की चाणक्य नीति कामयाब होगी? क्या शाह के दौरे के बाद सरकार के मंत्री और विधायक जनता और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या मिशन पूरा करने के लिए अमित शाह संगठन में फेरबदल करेंगे? लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में अमित शाह के दौरे के बाद उम्मीद इस बात को लेकर जाहिर की जा रही कि संगठन में मजबूती आएगी। शाह के दौरे के बाद प्रदेश संगठन को कितनी ऊर्जा मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन भगवा गलियारों में चर्चा है कि संगठन से लेकर सरकार तक में बड़े बदलाव हो सकते हैं और बेलगाम मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। और ये सारी कवायद मिशन 2019 को लेकर, जिसमें बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। लखनऊ से 5 खास मेहमान हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप नेता भारतीय जनता पार्टी हैं, बतौर प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक मिश्रा जी हैं, आप समाजवादी चिंतक हैं। उमेश सिंह जी बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत नरेंद्र सिंह राणा जी आपसे ही, कितनी ऊर्जावान हुई है बीजेपी शाह जी के दौरे के बाद? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वो लगातार 3 दिन उन्होंने लोगों से मिलने का ही काम किया, उसमें मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता और प्रबुद्धजन भी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसके बाद उस समय हमारे 10 सांसद थे। उसके बाद 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमें भी नहीं इतनी उम्मीद थी कि 73 सांसद बीजेपी के जीत के आ जाएंगे। लेकिन जनता ने मैंडेट दिया, जनता में आक्रोश था सरकार के खिलाफ जो काम कर रही थी। तो उसके बाद फिर आम चुनाव होता है 2017 में। तो 2017 में भी वही परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत मिला। अब इसके बाद चुनाव 2019 के होंगे। तो निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन लगातार जो बनाए हुए है, दोहरा रही है, वो 2019 में भी रहे और बल्कि बढ़े। तो इस पर अमित शाह जी अपना काम कर रहे हैं और संगठन भी पूरा इसी दिशा में अपना काम बढ़ा रहा है। क्योंकि हमने ये देखा था कि उस समय जीत नहीं हुई थी। जैसे गाजियाबाद में 5.5 लाख वोटों से जो मेजर साहब थे वो जीते थे, ऐसे ही कोई 3 लाख से, कोई 4 लाख से, मतलब कहीं 10-20 हजार में शायद एक बस्ती की सीट छोड़ दें तो जीत लाखों में हुई। तो वो रिकॉर्ड हमारा बराबर बना रहे, क्योंकि ये सही है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र सरकार का रास्ता होकर जाता है, 80 सांसद यहाँ से आते हैं। तो इस तरह से पार्टी जो है लगातार अब 2019 का अपना खाका खींच के काम कर रही है और जो भी जरूरी हमें लगता है उसमें वो कार्रवाई हो जाती है। तो क्योंकि अब दोनों जगह हमारी सरकारें हैं तो उसके लिए हमें जो है और सजग होकर और जवाबदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ जनता के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करना है।
तो इसी संदर्भ में शाह साहब पूरे देश में जा रहे हैं, तो पूरे देश में ही चुनाव होगा। तो उत्तर प्रदेश इसलिए अहम है क्योंकि बिना यहाँ के हम पूर्ण बहुमत की सरकार जो है केंद्र में, जैसे इस समय अगर 73 हटा दें तो नहीं होती है, तो वो कैसे हम 80 में बदलें। हम तो बिल्कुल इसमें अपना काम करेंगे। यानी इतनी 80 सफलता पर हमें निगाह इस बार मिलेगी, भारतीय आने वाला जनता समय पार्टी की है। बताएगा। डॉक्टर हिलाल नकवी, ये बात सही है कि बीजेपी अध्यक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है, उनके सामने अग्नि परीक्षा है जिससे गुजरना है उन्हें 2019 में। इसीलिए आपको लग रहा है कि वो किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, और इसी मद्देनजर अब मान सकते हैं कि यूपी में लोगों के अच्छे दिन आ सकते हैं। अक्षय, देखिए, जहां तक कि उत्तर प्रदेश में शाह साहब के दौरे का सवाल उठता है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार की तैयारी चल रही है 2019 को लेकर के, तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से उनका आंतरिक मामला है। उसमें किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करना, कुछ भी कहना न्यायोचित नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम इस बात को देखें कि कितना आश्वस्त है 80 सीट पाने के लिए या कौन से वो कार्य कर रहे हैं 80 सीट पाने के लिए, तो तकलीफदेह होता है कि आप जिस तरह से अलग अलग राज्यों में वहां तोड़फोड़ मचाए हुए, वहां पे आप विधायकों को, सांसदों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रेड कर रहे हैं, तो ये जो है, ये एक तरह से देखा जाए तो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन है ये ब्लैकमेलिंग की ही राजनीति। और ये जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिपोर्ट है वो हताशा भरी है, उसको पूर्ण करने के लिए वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विधान परिषद से लोगों का इस्तीफा ले लेना, उसके बाद में फिर उन लोगों का शामिल हो जाना भारतीय जनता पार्टी में, ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है और बहुत कुछ बताता है। एक तो इससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि शायद विधायकों में कोई भी अपने मुख्यमंत्री या जो डिप्टी मुख्यमंत्री उनके लिए या तो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो आप इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा अगर जनता के पास जाएंगे तो वहां से वो फिर से बहुमत लेकर के वापस आएंगे और अपनी सीट्स को जीत पाएंगे। तो ये जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी की सारी राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तरफ तो नहीं जाती, एक स्वस्थ प्रजातंत्र या जनतंत्र की तरफ हम लोगों को लेकर के नहीं जा रही है, ये बात स्पष्ट है। और जब कभी भी इस प्रकार की घटनाक्रम होते हैं, ये दो ही तरफ इशारा करते हैं। पहला, या तो पार्टी के अंदर वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वो अगर जनता के बीच में जाएंगे तो उनके नेता इस लायक है कि वो जाकर के जनता के बीच में मैंडेट हासिल करेंगे और जीत करके आएंगे। दूसरा, शायद ये पूरी तरह से एक ऑटोक्रेटिक राज्य की तरफ, जिसको कि अक्सर निरंकुश शासन कहा जाता है, उसकी तरफ लेकर के जाने की कोशिश हो रही है, उसकी तरफ लेके जाने के प्रयास हो रहा है। दोनों ही अपने आप में स्वस्थ राजनीति नहीं है। ठीक है, दीपक मिश्रा जी, जो डराने धमकाने का जिक्र जो किया हाल ही में, जिस तरह से आपकी पार्टी के 2 MLC इस्तीफा देते हुए नजर आए, क्या आपको लग रहा है उसी का नतीजा है जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर हिलाल नकवी? देखिए, ये तो सही है कि जिस तरीके से अमित शाह जी अपना काम कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं पूरी के पूरे हिंदुस्तान को विपक्ष विहीन करने की राजनीति कर रहे हैं। उनका वैचारिक विरोधी होने के नाते मैं इससे षड्यंत्र की भी संज्ञा दूं तो गलत नहीं होगा। वह अपनी पार्टी का तो भला कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जिस काम के लिए बनाई गई थी बड़े नेताओं द्वारा, महान नेताओं द्वारा, विचारकों द्वारा, उसको चौपट कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात को यहाँ पे उससे स्पष्ट हो जाएगा। दीनदयाल जी चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर में, तो ये हुआ कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कम्युनिटी में जाके वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा कि वहाँ ब्राह्मण से ज्यादा हैं, आप जाइए और कहिए कि मैं मतलब पंडित हूँ इसलिए मुझे वोट दें। उन्होंने कहा नहीं, इससे मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन जनसंघ जिसके वो प्रत्याशी थे, जनसंघ और उसका सिद्धांत चुनाव हार जाएगा। तो अमित शाह जी का हर दौरा अमित शाह जी को तो मजबूत करता है। वह जिसके गवर्नर के रूप में आते हैं, गवर्नर मतलब ये राज्यपाल वाला गवर्नर नहीं, जिसकी गवर्नेंस को बढ़ाने आते हैं, जिसके राज को, जिसकी पकड़ को बढ़ाने आते हैं, श्रद्धेय मोदी जी, उनकी तो ताकत दे देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही कमजोर कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश की निगाहें उन पर थी, क्या जरूरी था उसी समय ये करना? अभी ये जो छापामारी हुई है, छापामारी बिल्कुल करनी चाहिए। हर भ्रष्टाचारी को जेल भेजना
उनका नैतिक ही नहीं राजनीतिक कर्तव्य है, क्योंकि वह एक सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन हर उनकी गतिविधि के पीछे किंतु परंतु क्यों नहीं आता है, क्यों आ जाता है? तो सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। क्या कारण है कि अमित शाह जी जो भी काम करते हैं, भले ही वह अपने शब्दों में, अपने प्रवक्ताओं द्वारा बहुत महान कृत्य के रूप में क्यों न वो प्रक्षेपित हो, कहीं न कहीं सवाल प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाता है। तो विपक्ष विहीन करने की जो उनकी सोच है वह साध्य चाहे जितना भी उनके लिए बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसके साधन बहुत गलत हैं। और जयप्रकाश नारायण जी के शब्दों में, हर वह साध्य जिसका साधन गलत होता है वह लोकतंत्र के लिए कभी अच्छा नहीं होता। हर गुप्त एजेंडा आता है, उनकी हर यात्रा एक हिडन एजेंडा के साथ काम करती है। और अटल जी ने भी कहा है, संसद में कहा है कि लोकतंत्र में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। आप उनके बात के पटुता देखिए या उनकी वाक शैली देखिए, भाव भंगिमा देखिए, तो वो या तो सच नहीं बोलते, और अगर सच बोलते हैं तो वह नरोवा कुंजरोवा पद्धति में बोलते हैं, जो पूरे के पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उमेश सिंह जी, कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा तो नहीं होता। निश्चित, आप बिल्कुल अच्छे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो है ही है, कुछ न कुछ तो होता है, और कुछ होता नहीं तो आज ये स्थितियां क्यों आती। तो आज देखिए लेकिन आज ये कलयुग भी है, ये भी मानना पड़ेगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने जबरदस्त 4.5 साल तक काम पे काम किया, पूरी लखनऊ को चमकाया, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, पूरे प्रदेश में जम के काम किया, लेकिन रिजल्ट आया क्या हुआ? कुछ हमारे लोग भी, हर पार्टियों में यही स्थितियां हैं। आज भाजपा की सफाई, लेकिन जनता ने क्या किया? पूरे प्रदेश को चुंगी मुक्त किया, उसके बावजूद भी हम लोग हार गए। तो ये स्थितियां बनती है। आज भाजपा के बारे में ठीक है, काम करके अगर कुछ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तक तो जो आए हैं वो केवल बड़े बड़े वादों पे, 15 लाख पे, कभी कुछ। और एक मजे की बात मुझे जो दिखाई देता है, जो स्थितियां दिखाई देती है अच्छे भाई, वो देखिए भाजपा का एक एजेंडा बन गया है। अगर उनको लगा कि 2G 3G और ये उनको लगा कि व्यापम घोटाला के बारे में अंदाजा लगा, तो वो उसके ऊपर इतना प्रचार विपक्ष के ऊपर उनके घोटाले को किए कि उनका दब जाए। आज देखिए इन्होंने नोटबंदी के लिए एक चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उसके बारे में कि सारा विपक्ष जो है चोर है, सारे ने लूट लिया। और जब पकड़ा गया तो एक भी विपक्ष के पास एक नोट नहीं आया, सारे भाजपा के मंत्री, विधायक और इनके लोगों के पास मिला। जमीन के बारे में एक नया अभी सगुफा आया प्रधानमंत्री जी का कि अभी जमीनों का जो है बेनामी संपत्ति जो है अब जांच होगी। हम बिना जांच किए ही आज देखेंगे भाजपा के मंत्री मध्य प्रदेश के, आज देखिए उनके पास आज जमीनें 175 एकड़ निकल आया बिना जांच किए। मैं आपके पास आऊंगा, माफी चाह रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं। हम लोग लखनऊ का करेंगे। उमेश सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। और एक सवाल इसमें मैं और भी जोड़ रहा हूं कि जैसा अभी दीपक मिश्रा जी ने कहा, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब ने कहा कि विरोधियों को हर तरीके से परास्त करने की कोशिश है बीजेपी की, और इसमें सामदाम दंडभेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कमजोरी आपको विपक्षी पार्टियों के अंदर नहीं लगती कि विपक्ष मजबूत नहीं है? शायद उसी का नतीजा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अच्छे भाई। मैं इस चीज को जरूर मैं भी आग्रह करता हूं सारे विपक्षियों से कि अगर भाजपा के और हमारे प्रधानमंत्री जी या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा कोई, क्योंकि उन दो लोगों को बोलने का मतलब एक ही है, वो दो लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो कभी उस चीज को करते नहीं हैं, उसके अपोजिट करना है। अगर वो एक घोषणा करें कि नोटबंदी पे विपक्ष चोर है, तो आप समझ लो कि विपक्ष बिल्कुल सही है, इनके लोग ही फंसने वाले हैं। उसको दबाने के लिए विपक्ष के ऊपर पहले से ही कीचड़ उछाल रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, ये प्रत्यक्ष है। जो हुआ है वही मैं बता रहा हूं। जमीन के बारे में इन्होंने घोषणा करा, तभी मुझे डाउट हो गया कि इनके लोग फंस गए हैं। उसको दबाने के लिए ये विपक्ष के ऊपर हवा बांधेंगे और छापा ईडी का इनका उनका दुनिया भर की जांच करा रहे हैं। नहीं पाए अभी तक, लेकिन इनके मंत्री खुद आज उगल दिए, सारा निकल आया। भाजपा के मंत्री के पास 175 एकड़ जमीन मिला, रिक्शे वाले के नाम 40 एकड़ और उनके चपरासी के नाम कितने एकड़। ये हालात तो भाजपा की है। भाजपा की स्थितियां ही केवल इसी पुलंदे पे है कि ये जो भी काम का वादा करते हैं उससे भटका करके दूसरे मुद्दे पे ले जा करके काम करते हैं। 3.5 साल बीत गया, अभी 1.5 साल ही रह गया, 18 महीने चुनाव का। आप ये देखिए कि 3.5 सालों में इन्होंने क्या कहा। केवल
4 चीज का वादा करेंगे और 14 चीज झूठे जो है फिर से हवा बना देंगे, उसमें लोग भूल जाते हैं। गरीबों को मारे एकदम खाली कर दिया जेब, पूरे गरीबों का 60% से नीचे सब बर्बाद हो गए, आज भूखे के कगार पे हैं। और उन्हीं से तालियां बजवा लिया मजे की बात कि वो सब मैंने ऊपर वाले अमीरों को खाली करा रहा और उनके बराबर आपको दे के बराबर कर दूंगा। वो सब खत्म हो गए और ऊपर वाले देखिए उनकी स्थितियां क्या है, उनका तो कहीं फर्क नहीं पड़ा। आज ये सब कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन में देखिए, बिजनेस में स्थितियां हो गई कि पूरे देश का बिजनेसमैन परेशान है, हर धंधा एकदम खत्म है, रेस्टोरेंट वाले तक भी खाली बैठे रो रहे हैं। और आज देखिए, आज हमारे यहाँ 2-3 कंपनियां देश की ऐसी हैं जिनका 100 गुना बढ़ गया इनकम। आप बताइए कहां से आ गया पूरे हिंदुस्तान में, कौन सा ऐसा काम कर लिए। ये कभी पूछा करते थे बड़ेरा जी से कि वो एक बिजनेस बता दें, मैं आज इन्हीं से कहता हूं कि आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बता दें कि उनका 500 गुना 3 साल में कैसे बढ़ गया, और उसी को बता देते, वही व्यवस्था सारे लोग सीख जाते। चलिए अभी पूछ लेते हैं, नरेंद्र सिंह राणा जी इस बात का जवाब देंगे कि ये हुनर आखिर आता कहां से है, हसीब सिद्दीकी साहब। लेकिन एनर्जी बूस्ट हो पाएगी क्या अमित शाह के दौरे से? क्योंकि चुनौती तो निश्चित तौर पर है, 71 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में जीतना, हालांकि अब 80 में 80 का दावा नरेंद्र सिंह राणा कर रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि चुनौती आसान नहीं, इसलिए अभी से कमर कस लो। देखिए अक्षय जी, बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। जब जनसंघ की तब भी वो आज भी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। हमारे हो ना हो वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपने यहाँ शामिल कर रहे हैं, मुझको नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इनको कुछ लाभ होगा इसका। अब जो 3 MLC नहीं तोड़े हैं, अब एक बुक्कल नवाब जी हैं, ये बैठे हैं हमारे सपा के दीपक मिश्रा जी, वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या क्या आरोप नहीं है उनको ऊपर। जनता में ये बात भले जो है और लोग ना कहें, लेकिन जनता में एक बात है, साहब इसलिए पार्टी में आए कि उनके खिलाफ आरोप थे, जांच होती है, फ्रॉड होता है, धमक होता। तो ये चीजों को लेकर दादार लोगों को लेके अपने ला रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म लाभ बीजेपी होगा, मैं ये नहीं समझता हूं मैं। और देखिए, इनकी जो है सरकार यूपी की 4 महीने की है। जिन मंत्रियों ने एम्ब्रेस किया सरकार को, वो कौन लोग हैं? एक मंत्री इनके हैं जिन्हें धमकी दी कि मैं डीएम के खिलाफ धरने में बैठ जाऊंगा। 3 दिन तक चला, फिर योगी ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, सामने कार्रवाई होगी। हालांकि वो डीएम भी शायद बने हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सरकार को एम्ब्रेस किया। रायबरेली में क्या हुआ? एक संघर्ष हुआ, 5 लोग मारे गए। वो दुर्भाग्यपूर्ण के 2 अलग जातियों को लोग संघर्ष करने वाले हैं। इनके एक मंत्री ने एक जाति विशेष के खिलाफ जो है बयान दे दिया, पूरा एक माहौल बन गया। अपोजिशन के ऑल पार्टी के जितने ब्राह्मण थे वो सब एक जगह जमा हो गए। तो जो लोग बाहर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, कैडर बेस्ड लोग ही हैं, इनके पार्टी को नहीं जानते, इनको हर जगह वो एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि इस प्रकार के लोगों को तो अमित शाह जी शामिल कर रहे हैं, जिनका इनकी पार्टी से कोई संबंध रही नहीं है कभी भी, वो आने वाले 2019 में, हसीब सिद्दीकी साहब। लेकिन बुक्कल नवाब साहब यही कह रहे थे कि अगर बीजेपी बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। और उन्होंने एक बात और कही कि 1 साल से पिछले मेरा दम घुट रहा था पार्टी में। तो ये समाजवादी पार्टी को ब्लेम देना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी पर इसका ठीकरा फोड़ना ठीक है? नहीं, उन्हीं ने क्या क्या नारे लगाए मुलायम सिंह यादव जी के पक्ष में, मैं वो नारे नहीं दोहराऊंगा, मैं वो छोड़ दिए। सीधी बात है कि उनके खिलाफ 2 बड़े आरोप। एक आरोप था कि उन्होंने GMO में गोमती की कोई जमीन थी, उसका मुआवजा ले लिया, ये आरोप है। मैंने कहा सही गलत है, और उसके खिलाफ उनको नोटिस मिला। उनके खिलाफ हुसैनाबाद ने एक सिंगल स्टोरी के अपना जो है मकान बनाने के लिए परमिशन ली और मल्टी स्टोरी वहां बना दिया, उसके लिए कार्रवाई हो रही थी। अब वो उसके जनता जो है वो तो यही बात कर रही है साहब, इसलिए गए वो, कोई उनका खास भाजपा। इससे पहले उन्होंने क्या एक घोषणा की थी कि मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए पता नहीं मैं 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए कितने देने जा रहा हूं। जब वो बीएसपी में सपा में शामिल थे, तब उनका बयान आया था, मैं खाली 15 दिन पहले ही। तो वो पर तो तोड़ ही रहे थे उधर वो। और क्योंकि एक सपा में एक जो है आपस में जो है चली रही है, मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी एक तरफ है और उनके पुत्र मुलायम सिंह जी एक तरफ हैं, तो वहां भी एक तनाव है। वो स्पष्ट रूप से जो है मुलायम सिंह जी के साथ थे। मैं नहीं जानता कि उनका जो है ये जो कदम जो है ये स्वतः उठाया है या शिवपाल जी का, ये बैठे हुए दीपक जी तो नहीं स्वीकार करेंगे, या उन्होंने जो है वो शिवपाल जी के कहने पर वो एक कदम आगे बढ़े। ठीक है दीपक जी, इस पर आपसे ही रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हिलाल भाई मैं आपके पास आता हूँ। दीपक जी, ये तो अच्छी बात है ना कि कम से कम घर के भेदी कौन है ये आप लोगों को पता भी चल जा रहा है। साथ ही ऐसे लोग खुद सामने आ रहे हैं जिन्होंने शायद गड़बड़ की होगी, जैसा भी हसीब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने की खातिर इस तरह के स्टंट ही कहा जाएगा ना,
कि स्टंट कर रहे हैं? देखिए अक्षय जी, जो चीज सिद्धांततः गलत होती है व्यवहारिक रूप से वो कभी सही हो ही नहीं सकती। तात्कालिक लाभ भले दे दे, तात्कालिक यश भले दे दे, लेकिन अंततोगत्वा वह उस रणनीति बनाने वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाती है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, जो सिद्धांतहीन लोग जा रहे हैं, ठीक है, बुक्कल नवाब साहब को भारतीय जनता पार्टी में जाना ही था, तो 2-4 साल रुक जाते, अध्ययन कर लेते, राष्ट्रवाद पढ़ लेते। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उन अपना स्पष्ट करते इन विचारों से प्रभावित हुआ और अब मैं जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। राजनीति में उच्चावचन होता रहता है, गुटीय संघर्ष भी होते रहते हैं, जहां मत होगा वहीं तो मतभेद होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। और हसीब साहब ने, जिनके पास एक लंबा अनुभव है, पत्रकारिता का अनुभव है, पत्रकारिता एक तरह के राजनीति का ही दूसरा प्रतिरूप है। देश के जितने बड़े पत्रकार रहे वही देश के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भी रहे, चाहे वो गांधी हो, चाहे लोहिया हो, चाहे जो जेपी हो। सवाल यह है कि इससे देश और लोकतंत्र को कितना लाभ और नुकसान हो रहा है। अमित शाह जी आए और आने के बाद जो विखंडन किया, उसने भारतीय जनता पार्टी के ही सिद्धांतों को, आदर्शों को कहीं न कहीं आघात पहुंचाया है। आप ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की कसौटी पर कहां खड़ी है? अमित शाह जी इसका कोई प्रत्युत्तर दें? दुर्भाग्य है कि वह उस पद पर बैठे जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम आप राजनीतिक विरोधी, वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनके मेधा और व्यक्तित्व के विरोधी नहीं हो सकते। आप बताइए कहां हो रहा है? धारा 370 पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? विदेश जाते हैं, अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा परिषद का अभी तक भारत सदस्य क्यों नहीं बना? चीन के मुद्दे पर चुप। ये तो हिलाल भाई से भी पूछ सकते थे, आप लोग सहयोगी रहे इतने सालों से, क्यों नहीं बन पाए, है ना? हालांकि ये सवाल अब भी है कि एनएसजी में कब तक भारत को सदस्यता मिलती है। का नारा क्यों? लेकिन हाँ, देखिए, बाबा भारती बनकर लूट मचाना गलत है। बाबा भारती की पूरी कहानी यही है ना। ठीक है, आप लूटो, डकैत के वेश में डकैती करिए, साधु के वेश में डकैती क्यों? ठीक है, ये सवाल है। ये सवाल है, इस पर नरेंद्र सिंह राणा जवाब लेंगे। लेकिन हिलाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। 21वीं सदी के चाणक्य हैं क्या अमित शाह, जिनकी किसी भी चाल का कोई काट नहीं मिल पा रहा है दूसरे दल में? कितनी बड़ी कोठी कहां थी? सर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के लोग ही तमगा दे देते हैं। ये तमगा बीजेपी के लोग ही दे देते हैं। बीजेपी के लोग, देखिए, बीजेपी के लोग उनको चाणक्य कहें या किसी भी और उससे संबोधित करें, ये हमने पहले भी कहा कि उनका पूरी तरह से आंतरिक मामला है। लेकिन जो राजनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हम दीपक जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है कि किसी प्रकार की ये विचारों की पार्टी रह गई है। इनकी विचारधारा विचारहीन पार्टी हो गई है। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते अब इनको लड़ना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस मुक्त करना है या विपक्षियों से मुक्त करना है। जिस तेजी से विपक्ष के लोग जो है वो इनके यहाँ आते जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के लिए ये तोड़फोड़ में मचे हुए, तो वो अपने आप में जो एक चीज दिखाते हैं कि किस तरह से आप सत्ता में रहने के लिए आतुर हैं, किस तरह से अलगाववादियों के खिलाफ आप खड़े होते हैं, जो किसान हैं उनके आप पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप वास्तविकता में उसके ठीक उल्टे दिखाई देते हैं। वो नारे जो कि कहा जाता, तथा कथित नारे जो जेएनयू में लगे हैं, पता नहीं किसने लगाए हैं, अभी तक की ये पकड़ नहीं पाए। शर्म की बात है, अफसोसनाक बात है कि जेएनयू में लगाए, जिन लोगों ने नारे लगाए उनको पकड़ के अभी तक नहीं कर पाए हैं। वही नारे लगाने वाली पीडीपी के साथ जो है आप गठबंधन करते हैं, उनके साथ आप सरकार बना लेते हैं। कौन सी ये विचारधारा है? ये हमारे कम से कम समझ के बाहर है। वो विचारधारा जो कि आप कहते हैं कि हफ्ता वसूल पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके साथ आपने लगातार जिसका विरोध किया, आप उसके साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं। ये कौन सी विचारधारा है? समझ के परे, समझ में नहीं आती है। जिस तरह से दलितों को, जिस तरह से शोषितों को, जिस तरह से पिछड़ों को, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से किसानों को, मजदूरों की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये कौन सी विचारधारा है? ये किस विचारधारा की हम बात करें? तो भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में जिस प्रकार के कार्यकलाप चल रहे हैं, वो साफ है कि सत्ता में हमें जाना है, और चाहे कोई बहाना हो, किसी न किसी बहाने से ये जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पार्टियां हैं उनको तोड़ रहे हैं, उनको सत्ता में सीधा आरोप है बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नरेंद्र सिंह राणा जी, जवाब दीजिए विपक्षी पार्टियों का।
ये बीजेपी के हाथ में नहीं है तो आम जनता के हाथ में है ना। मैंने कहा कि जब आम चुनाव होते हैं तो उस समय तो बाकायदा रैली होती हैं, मंचों पे लोग एक दूसरे को यही बताते हैं कि क्या किया है और जनता उस परिणाम पर मोहर लगाती है। तो उस परिणाम में जो चारों खाने चित होते हैं वो आगे फिर डिबेट में बोलते हैं, क्योंकि जनता के बीच में खारिज हो चुके हैं। अब विषय ये नहीं है, डिबेट तो रोज होगी और बोलना भी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपके यहाँ से जो लोग आते हैं, क्यों आते हैं, आखिर उनको आप क्यों नहीं रोक के रखते भाई। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, नीति क्या है, देश, पार्टी, व्यक्ति, और रणनीति से हम चुनाव लड़ते हैं। तो यदि हमें चुनाव में लगता है इनका साथ हमारे साथ आने से हमें फायदा है तो बिल्कुल चुनावी गठबंधन होता है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए की सरकार वहां काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो अपनी जगह है और एनडीए जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था उसका अपना घोषणा पत्र है, उसके आधार पर देश की सरकार चलती है। हमने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ाया तो हमने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं था। आज तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, आने वाले चुनाव में भी मुख्यमंत्री का वही चेहरा रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा का सत्र हुआ तो विधानसभा के सत्र में उन्होंने जो भाषण किया उसमें उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कौन सा काम आपने किया जिसकी सीबीआई जांच न कराई जाए। क्योंकि मैंने निरंतर ये प्रेजेंटेशन जब अधिकारियों से लिया लगातार कि भाई ये काम हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ, ये पैसा आया तो ये पैसा कहाँ गया, तो उसके बाद जो निकल कर चीजें आई उसके खिलाफ लगातार जो है। अब एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि 42 करोड़ रुपए का एक फुहारा केवल जो है वो फ्रांस से आया है और वो यहाँ लगेगा साहब। तो गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है कि 150 करोड़ का 700 करोड़ में कैसे बदल गया, एक चीज। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैंने 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया, 30,000 करोड़ रुपया 7वें वेतन आयोग का दिया, यानी 66,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह भार आया। तो उन्होंने कहा कि एक नया पैसा मैंने कोई कर नहीं लगाया, एक नया पैसा बैंक से लोन नहीं लिया, एक नए पैसे की भी केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं ली। तो कैसे मैंने ये 66,000 करोड़ रुपया बचाया, तो वो बताया उन्होंने। उसमें अक्सर जानना ये जरूरी है कि उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार पर बेरहम चोट की जिससे मुझे 18,000 करोड़ रुपए बचे। उन्होंने बताया कि मेरे मंत्रियों के घर में जो मंत्रिमंडल बना है केवल पुताई हुई है, यानी हमने पर्दे तक भी नहीं बदले हैं, हमने गाड़ियां नहीं बदली हैं, जिसमें कम से कम 20,000 करोड़ रुपया हमारा बच गया। उन्होंने आगे बताया कि कैसे हमने ये जो पिछली सरकार के बजट का भी तो कुछ हिस्सा बचा होगा नरेंद्र सिंह राणा जी। नहीं, बजट तो हर साल का आता है ना, पिछली सरकार इस सरकार की बात नहीं है। बजट तो हर साल हर विभाग का अपना बजट होता है। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमने रेवेन्यू बढ़ाकर जो है और 20,000 करोड़ रुपया अपना बढ़ाया। तो यदि हम एक साल में 66,000 करोड़ रुपया बिना 1 रुपया कर किसी पे लगाए, बिना 1 रुपए का बैंक से लोन लिए और बिना किसी केंद्र की सहायता के यदि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बचा सकते हैं और दे सकते हैं लोगों को, तो समझिए 5 साल में हम कितने लाख करोड़ रुपए बचाएंगे और लोगों को देंगे। मुख्यमंत्री जी के पास गए प्रपोजल लेके अधिकारी, उन्होंने कहा, अब उमेद सिंह जी बैठे हैं, जब बसपा सरकार बनी थी तो पूरे प्लेन नए खरीदे गए थे। सपा सरकार बनी तो मुझे प्लेन नहीं मालूम, लेकिन गाड़ियां करोड़ों करोड़ों रुपए की आई। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा क्यों, इन गाड़ियों में क्या खराबी है, जो गाड़ियां हैं हमारे पास हम इन्हीं पुरानी गाड़ियों से चलेंगे, हमें एक नई गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो मकान है हम इन्हीं में रहेंगे, हमें 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करना है। तो अक्षय परिणाम जब आप काम करेंगे तो जनता के बीच में आएंगे। अब अवसर आपको भी मिला, अवसर बीजेपी को भी मिला। आप परिणामों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं। हिलाल नकवी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाल जी जरूर बहुत छोटी सी बात कहेंगे, अक्षय बड़ी बात नहीं कहेंगे, बिल्कुल छोटी सी हमारी कहना यह है कि सीबीआई जांच जो है वो निश्चित रूप से हर भ्रष्टाचारी के विरोध होना चाहिए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौन सा वो आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया था भ्रष्टाचार को लेकर, उनके खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं?
आज की तारीख में जो 3 लोग शामिल हुए उसमें एक साहब को छोड़ दिया जाए, बाकी 2 लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हुए ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। उनके खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं? व्यापम घोटाले के खिलाफ जो सीबीआई हो रही है वो इतने धीरे चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ रही है, वो सीबीआई क्यों नहीं? वसुंधरा राजे के खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ में सीबीआई क्यों नहीं? पंकजा मुंडे के खिलाफ सीबीआई ठीक है, यानी आपको लगता है कि मतलब दूसरों के लिए नैतिकता की बातें, खुद पर जब बात आती है तब उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या होता है? ये सीबीआई को सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कोई भ्रष्टाचार को नहीं खत्म। ठीक है, उमेश सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ सवाल था। उमेश जी आप भी अपनी बात पूरी कीजिए। क्या हो रहा है? सवाल नरेंद्र सिंह राणा जी से। बस एक सेकंड लेंगे उमेश सिंह साहब, एक वर्ड बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे जी। BJP has become a last resort of all the scoundrels and corrupt people. जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी स्काउंडर्स हैं, उनका ये एक अपने आप में बसेरा बन गया है भारतीय जनता पार्टी। उमेश सिंह जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? एकदम इसी बहाने कम से कम ऐसे लोगों के नाम तो सामने आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात समझनी चाहिए। नहीं, एकदम क्लियर है। अभी जो कहे हैं नकवी साहब वो बिल्कुल सही है और एकदम सत्य है। और जो काम की बात है भाजपा की, काम एक पैसे का अभी तक 92,000 करोड़ का वादा किए थे कि मैं पूरा कर्जा मुक्त कर दूंगा उत्तर प्रदेश को, सीमांत और लघु किसान का। उस पे से जब सरकार बन गई तो आ गए 36 करोड़ पे। अभी 36 करोड़ में 16 करोड़ भी नहीं देने वाले हैं। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए कि पूरे किसान जो है त्राय कर रहा है बेचारे। ना एनओसी बैंक दे रहे, ना बैंक उनको लोन दिया, पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई। एक पैसा लोन किसानों को नहीं मिला है। इतने जो है वो काम इनका करने का काम वाला, आज जितने भ्रष्टाचारी थे इनके निगाह में वही आज सबसे साफ सुथरे हो गए हैं। उन्हीं को ले करके ये पीछे जो है ये दिखा रहे हैं कि मैं इनको लाया हूं, अब मेरी 80 सीट आ जाएगी। क्या मजाक है पूरा जो है। ठीक है, दीपक जी बीजेपी के पास कोई बेहतर नहीं है क्या? 90% खुद लगाओ, पाक साफ हो जाओ। देखिए आदरणीय, देखिए अच्छा मुझे आदरणीय नरेंद्र सिंह राणा जी आमतौर पे सच बोलते हैं, पता नहीं कैसे आज इतना बड़ा झूठ बोल गए। सार्वजनिक रूप से तो ये झूठ से बचते हैं, आज बोल गए। जैसे आप कुछ मत करिए, एक उदाहरण दे लीजिए, आप अपने कैमरे को ले जाइए और सात कालीदास, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निवास है, जो सरकार में भी महत्वपूर्ण पद पर है, आप देखिए। ये कह रहे हैं पर्दे तक नहीं बदले गए, बाहर तो बैरिकेटिंग बना दी गई, वैसे ही जैसे देवी देवताओं के दर्शनों में लोग जाते हैं तो लाइन लगा के अंदर जाइए बाहर जाइए, पूरी बैरिकेटिंग तक बदल दी गई है। तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी या तो सच नहीं बोलती, और जहां वह सच बोलती है तो वह नरोवा कुंजरोवा पद्धति में होता है। आप कैमरा घुमा दीजिए, आपके पास आपके एल्बम में सात कालीदास, जो आमतौर पे माना जाता है कि सत्ता का दूसरा या तीसरा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होता है, उसके मकान देख लीजिए। पिछली बार शिवपाल सिंह यादव जी रहा करते थे, इस बार केशव मौर्य जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वह भी थे, प्रदेश अध्यक्ष यह भी हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री वह भी थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री यह भी हैं। और शिवपाल जी का रसूख तो केशव मौर्य जी से 10 गुना ज्यादा था, फिर भी उनके गेट के सामने कभी कोई बैरिकेटिंग नहीं लगी थी। यहाँ बैरिकेटिंग है, पर्दा बदलवा नहीं है, बैरिकेटिंग लगवा रहे हैं। 500 रुपए का एक पर्दा और 5 लाख का बैरिकेटिंग। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती है कि प्रतिपक्ष तो उतने आत्मविश्वास के साथ सच भी नहीं बोल सकता। नरेंद्र सिंह जी, और लोकतंत्र को देखिए, आप दिखा दीजिए। जो कहा वो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का भाषण को, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में झूठ बोला। विधानसभा में इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी को शर्म माफी मांगनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की बात का जवाब देने के लिए मैं तो समाचार पत्रों में ही पढ़ा, मैं तो विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री जी ने पूरी तो यदि विपक्ष के पास कोई ऐसा बात का जवाब देने का था तो आपके नेता प्रतिपक्ष थे, वहां क्यों नहीं जवाब दिया? दूसरी बात, मैं इनकी बात को बता दूं कि केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम है, ना कि केवल मंत्री हैं। अगर डिप्टी सीएम की सिक्योरिटी ये बैरिकेटिंग जो ये कह रहे हैं कि लगाई गई है, तो उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो कार्य हुआ होगा वो होगा। हमारा कहना मुख्यमंत्री जी का ये था कि यदि मैं स्वयं जो है अपने अंदर ये परिवर्तन ले आऊंगा तो मेरा कैबिनेट भी लाएगा। मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की कि सभी लोग अपनी संपत्ति की घोषणा कीजिए। सर सीएम हाउस से एसी हटाए गए थे, फिर शहीदों के घर तक एसी किस तरह पहुंचे? नरेंद्र सिंह राणा जी, इन बातों से आप भी अनजान नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन हम असल मुद्दे पर ये आते हैं, असल मुद्दे पर नरेंद्र सिंह राणा जी सुन लीजिए, हम असल मुद्दे पर ये आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि एक व्यक्ति एक पद, ये बीजेपी का नारा है ना,
आपके सेनापति का पद खाली पड़ा हुआ है, अभी तक कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। अमित शाह कुछ मुद्दों पर तो बयान दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मामले होते हैं उन पर मौन साध लेते हैं। तो ये नारे सिर्फ हवा हवा ही होते हैं क्या? नहीं, देखिए, जो आपने कहा हमारा बिल्कुल एक व्यक्ति एक सिद्धांत का बात है। तो प्रदेश अध्यक्ष की बात आपने की, प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जी अभी तक हैं और नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को जल्दी मिलने वाला है। तो वो शायद संभवतः इस चुनाव से पहले जो होने जा रहे हैं, ये चुनाव इनसे पहले हो जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति जी का चुनाव था, तो उसमें सब सांसद और बाकी लोग थे। तो पार्टी में कहीं कोई जब सरकार बन जाती है अक्षय, तो एक मूलभूत प्रश्न ये रहता है कि सारा जो है फोकस आदमी का मुख्यमंत्री या सरकार के काम पर होता है, चाहे संगठन हो। सर, ये जो फेरबदल की खबरें, नरेंद्र सिंह राणा जी, इनमें कितनी सच्चाई है कि अमित शाह कुछ मंत्रियों के कामकाज से शायद खुश नहीं है, और संभावनाएं जो जाहिर की जा रही हैं कि एक बड़े फेरबदल के तौर पर देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं क्या? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। हमारे सारे मंत्री, सारे जितने विधायक हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और विस्तार हो सकता है, क्योंकि शायद 6-7 मंत्री और बनाए जाने हैं। तो वो कब होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, हसीब सिद्दीकी साहब, जो सूचनाएं हम लोगों को मिलती है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे थे, तो खासतौर पर उन मंत्रियों को जो संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने को लेकर, बीजेपी के एजेंडे को, संगठन को मजबूत करने को लेकर जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, अपनी झोली भरने की फिराक में ज्यादा रहते हैं। सूचना ये भी थी कि अमित शाह ने ऐसे मंत्रियों को फटकार भी लगाई है, उनकी क्लास भी ली है कि आप ठीक से काम कीजिए वरना छुट्टी हो सकती है। इसीलिए मेरा सवाल था नरेंद्र सिंह राणा जी से कि ऐसी कुछ गुंजाइश है क्या? नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक, नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई पार्टी भी सत्ता में जो भी कमियां हैं, जब पार्टी अध्यक्ष आएगा तो उस कमियों को देखेगा और अपने लोगों की क्लास लेगा, उनको समझाएगा भाई ये गलत है, ये सही है। तो इसमें कोई ये खास बात नहीं है। और हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया 2 मंत्रियों का, जिन मंत्रियों से सरकार का एम्बेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे मंत्री भी बहुत हैं, उनके बारे में कुछ सरकार निर्णय ले, कुछ फैसले करे उसमें। ये हो सकता है इस पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन जहां से बात आपने शुरू की थी कि और पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लाना, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, इसका एक प्रभाव ये तो पड़ सकता है कि विपक्ष जो है वो डिमोरलाइज होगा आज की डेट में, और बीजेपी के लोगों का मॉडल हाई होगा, लेकिन सब टूट रहे हैं और सब टूट के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन पार्टी जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म की होती है। आज तो आपको लग रहा है ये, लेकिन 19 तक क्या ये टेम्पो कायम रह सकेगा? जिन लोगों को आप लेके आ रहे हैं पार्टी में, वो पार्टी की क्या उसको लाभ पहुंचाएंगे, क्या दुर्गति करवाएंगे, क्या अच्छा लाभ होगा उनको? ये बातें देखने वाली हैं जो जाते आपने बहस शुरू की थी। तो इसको ऊपर पार्टी को जो है वो सोचना पड़ेगा फिर से एक बार कि और पार्टी के लोगों को लाकर जो अपना वो ताकत बढ़ा रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं अपोजिशन को और अपने लोगों का मॉडल बढ़ा रहे हैं, क्या ये टेम्पो कायम रह पाएगा 2019 के चुनाव तक? इस पर इनको गौर करना पड़ेगा। और जो मंत्रियों का फेरबदल है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो जो है हर पार्टी में होता है, हर सरकार में होता है। और अगर उनको लगता है कुछ शिकायतें भी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, मंत्री इम्प्रेस कर रहे हैं सरकार को, इसमें दो राय नहीं। तो इनका आंतरिक मामला है सरकार का और जो पार्टी का, उसमें कार्रवाई जो है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगी, फेरबदल होना चाहिए और होगा। ये तो एक प्रक्रिया है, हर सरकार में होती है, इसमें भी होगी। ठीक है हिलाल नकवी जी, लेकिन आप लोग भी कई सवाल उठाते रहे कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे बेलगाम विधायक हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ नेता इस तरह के हैं जो पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने का काम कर रहे हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं कि ऐसे नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बात के संकेत अपने पार्टी नेताओं को और खासतौर पर योगी जी की हम बात कर रहे हैं कि दिए हैं कि ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा? क्योंकि आप लोग कहते रहे कि कार्रवाई तो आपने कोई की नहीं, आरोप खूब लगते रहे ऐसे विधायकों, सांसदों पर, माननीयों पर, एक्शन नहीं किया। अब उम्मीद करते हैं कि 2019 के बहाने ही सही ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा। अक्षय जी, हम इसमें आपको सिर्फ दो छोटे छोटे उदाहरण देंगे जी। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये यूपीए सरकार नहीं है कि आरोप लगने से मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया जाए। बहुत साफ साफ कहा है। तो इसलिए आगे क्या होगा ये अपने आप में बयान बताता है कि आरोप लगने से वो किसी को नहीं हटाने जा रहे। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपील करते रहे हैं, लगातार वो अपील करते हैं कि जो
गौ रक्षा के नाम के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। जिस दिन अपील की उसके अगले दिन ही मारे गए और लगातार इस तरह के घटनाक्रम घटते चले जा रहे हैं। तो कौन सी बात वो पब्लिकली कहते हैं और कौन सी बात वो प्राइवेटली कहते हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो पब्लिकली उनका फेस क्या है और प्राइवेट उनका फेस क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये सब बिल्कुल अलग अलग है। वो कहेंगे क्या और करेंगे क्या, इसको आप आपस में बिल्कुल भी मत मिलाने की कोशिश कीजिए। ये हम नहीं मान सकते कि माननीय मोदी जी की कही भी बात को उनके यहाँ के कार्यकर्ता, उनके यहाँ के एमएलए, उनके यहाँ के एमपी ना माने। आपको ध्यान होगा एक जमाना था जब साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह साहब लगातार बहुत भड़काऊ बयान दे रहे थे और लगातार जो है नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो कहा करते थे कि साहब इस प्रकार की बयानबाजी ना की जाए, जब बिहार का चुनाव हो रहा था। लेकिन कहीं नहीं रुका, लगातार बयान दिए गए, साक्षी महाराज लगातार बयान देते रहे। उस वक्त उनको ये सूट करता था। अब देखिए दोनों खामोश है क्योंकि अब कहीं इलेक्शन नहीं है, कहीं उनको इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है ये आप कहें कि क्योंकि अमित शाह साहब उनको कह के गए तो उन्होंने प्राइवेटली क्या कहा है, व्यक्तिगत रूप से मिलकर के लोगों से क्या कहा है, महत्वपूर्ण वो है। पब्लिकली तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि अक्सर ये समझ में नहीं आता है कि ये मनुष्य है या देवता है या भगवान है, और कार्य ऐसे करते हैं कि ये नहीं समझ में आता है कि मानव भी रह गए या नहीं रह गए। तो इस वजह से आप नरेंद्र सिंह राणा जी उसमें चक्कर में ना आइए कि किसने क्या कहा है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब यही कह रहे हैं देखिए, कि आरोपों के आधार पर बिहार में सरकार का गला घोट दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसे आरोपी नेताओं पर कम से कम शिकंजा कसने की भी तैयारी है क्या, नैतिकता के आधार पर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस कैबिनेट को चला रहे हैं भारत की, वहीं से पूरे प्रदेश के अंदर जो मैसेज आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही लाइन दी थी कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, POP। यदि कोई मेरा मंत्री, कोई मेरा सांसद, कोई मेरा विधायक या प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री यदि वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं देता है तो हम उसको जो है बिल्कुल सचेत करते हैं कि यहाँ पर दूसरा कोई एजेंडा नहीं, नो तुष्टीकरण, नो जातिवाद, नो क्षेत्रवाद। हम काम करेंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हमें इससे क्या लेना देना है। जब हम काम को लेके आएंगे, प्रधानमंत्री जी का यही सीधा कहना है कि आपके काम पर वोट पड़ेगा। और बिल्कुल नहीं तो परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 71 सांसदों की और बाकी अब जो 325 विधायक हैं, परफॉर्मेंस अभी तक ठीक लग रही है सांसदों की नहीं, यदि देखिए ये अंदर की बात है, जिन सांसदों की अगर परफॉर्मेंस पर कोई बात है तो वो सचेत रहे, क्योंकि वो जो है ये कंपनी कानून व्यवस्था के नाम पर लखनऊ छोड़ के क्यों चली गई, इतना आप अपने सवाल में और जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए अक्षय जी बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। नहीं बिल्कुल जल्दी दे रहा हूं। नोएडा के अंदर सैमसंग कंपनी है। जब वो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी तो वो आए, उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ अपना कंपनी का एक्सटेंशन करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा अब तक क्यों नहीं किया, कहा साहब 500 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, हम कहाँ से देते। उत्तर प्रदेश के अंदर आज नोएडा में जो है उसने 5000 लोगों को रोजगार देने का काम किया और जो है 5 लाख करोड़ रुपया वहां खर्च किया। दूसरा, अभी गुजरात वाइब्रेंट के तरह जो है यहाँ पर 10 औद्योगिक घराने जो विदेश के थे वो आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ बिजली है, यहाँ पानी है, यहाँ व्यवस्था भ्रष्ट नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। तो इन्होंने बहुत सही सवाल किया कि पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी उद्योग नहीं लगा है, और अब जब ये योगी सरकार आई है तो लोग जो है यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ पर आज ही HCL ने कहा कि वो लखनऊ में जो है वो करीब 5000 लोगों को रोजगार देगी। आज की बात कर रहा हूं मैं, अखबार की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योगपति आ गए हैं, उद्योग लगाना शुरू कर दिया है। और सरकार ने कांग्रेस चिंता कर रही है कि जो पुराने जो उद्योग लगा रहे थे वो क्यों जा रहे हैं। आप नए की बात कर रहे हैं, दीपक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई नहीं जा रहा। संक्षेप में चर्चा के समापन का वक्त है, फिर एक रिएक्शन हसीब सिद्दीकी नहीं जा रहा है। ये केवल एक आरोप है, कोई नहीं जा रहा। देखिए नरेंद्र जी कह रहे हैं POP की बात कर रहे हैं। 16 अरब डॉलर इसी वर्ष देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति कर्ज भी बढ़ गई, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कंट्रोल हुई थी। और मजे की बात देखिए, एक कंपनी
जिसका मुखिया जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, अब तो शायद छूट भी गए कोरिया से में, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि साहब 500 करोड़ रुपए घूस मांगा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी चुप। भाई कौन मांग रहा था? अरे आपके कब मुख्यमंत्री मांग रहे थे, वही सरकार मांग रही थी, तो उस समय उन्होंने नहीं किया तो वो नहीं आए। आप आज वो लगाने आ गए, मुख्यमंत्री ने कहा लगाइए। अरे दीपक जी रहने दीजिए, फिर एक जांच और ना बैठ जाए। हसीब सिद्दीकी साहब, एक संक्षेप में फाइनल कमेंट मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा और ये भी मैं आपको कि बता ये दूं, तस्वीर बदलती नजर आ सकती है क्या? अमित शाह जिस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या इस बहाने उत्तर प्रदेश में विकास के कामों में गति आएगी? कम से कम लोग थोड़ा सुकून महसूस कर सकेंगे कि चुनाव के बहाने ही सही। देखिए 4 महीने बहुत कम होते हैं किसी सरकार के परफॉर्मेंस के लिए, और अभी कोई ऐसा जो है प्रोजेक्ट सामने नहीं आया हमारे जिससे हम कहें कि जी विकास को गति मिल रही है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रो का जो घोषणाएं हुई थी, जो या हमारे जो काम कर रहे थे, जहाँ के सीबीआई की सब जांच हो रही है, तो उसमें भी जो काम रुक गया, जांचें शुरू हो गई, काम रुक गया। तो अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है जिसको लेकर हम ये कह सकें कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि 4 महीने संभावनाओं की सर बात बहुत हम कम कर रहे हैं। लोग बहुत सरकार शुक्रिया, की- वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि 2019 के बहाने ही सही कम से कम काम के मुद्दों पर बातचीत हो। हालांकि अमित शाह के दौरे के बाद इस बात को लेकर संकेत भी मिल रहे हैं कि कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाएं भी हैं, संगठन के स्तर पर भी बदलाव किए जा सकते हैं। यानी उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम मिशन 2019 को फतेह करने के लिए यूपी बीजेपी से कितना सहयोग मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, इस बात को लेकर इंतजार भी किया जा रहा है। और जो संकल्प पत्र में वादे हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए अब किस तरह से योगी सरकार मुस्तैदी भी दिखाती है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।